नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आज से आपकी मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। जैसे आपके टीटी एग्जाम में पूछा जाता है 15 प्रश्न आते हैं, तो 15 प्रश्न का एक क्लास रहेगा, सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, इस परिवार पे पहली बार आ रहे हैं, अपने परिवार पे पहली बार आ रहे हैं, शिक्षकों के परिवार पे, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखते हैं और आप लोग भी अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक बता सकते हैं। आपका लेवल चेक करते हैं कि 15 में से आपका स्कोर क्या है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। यानी कक्षा 4 का अधिकतर शिक्षार्थी या बच्चे सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये बात सही बात है। अगर हम 2 गुणे 3 करते हैं तो 6 होगा, ये दोनों संख्याओं से बड़ी होगी 6। ठीक है, तो ये आप प्रदर्शित करेंगे, ये सत्य है। ये प्रदर्शित कैसे करेंगे आप शिक्षक होने के नाते? एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इसी संख्या के बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करके, यह आपका दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके, या ग्रिड पेपर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो कोई भी बच्चे अगर अब वो पूछ रहे हैं या बच्चे सोचते हैं कि अधिकतर शिक्षार्थी की दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त संख्या जो है सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, हम नॉर्मल तौर पे जानते हैं, लेकिन ये पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, तो ये कैसे प्रदर्शित करेंगे आप लोग? भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अब देखिए कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यह सदैव सत्य नहीं होता है। क्या है कि यह सदैव सत्य नहीं होता है, यह कैसे प्रदर्शित करेंगे? निगेटिव प्रश्न है, तो देखिए आपको यह प्रदर्शित करना है ग्रिड द्वारा। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके आप बता सकते हैं कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत ये होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? समांतर चतुर्भुज ये होता है, और ये हो गया आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब यही में से पूछ रहा है कि कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। और जितने भी टीटी एग्जाम के हो रहे हैं, अभी सीटेट का हुआ है, इसी टाइप के प्रश्न आए हैं। जितने भी टीटी के एग्जाम होंगे, जितने भी एलवेल्टी टेस्ट होंगे, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो किससे यहाँ पे करेंगे दोस्तों? तो दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो शिक्षक के नाते आप लोगों को शिक्षार्थियों की यह समझने में कि किस प्रकार सहायता कर सकता है, दोनों को क्षेत्रफल समान है, तो आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग द्वारा आप बता सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयार करना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बताना, समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहन करना, और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग देखेंगे कि तर्क संगत विचारों का प्रोत्साहन करना, ये तो सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बताना, ये भी सही है। लेकिन गणित के उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयार करना, उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई, ये आपका गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यह कथन कैसा हो जाएगा? गणित में त्रुटियों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही से होती हैं। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। यह सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्या क्या आंसर आ रहा है। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहिए, आपका लेवल चेक हो रहा है। तो राइट ऑप्शन जाएगा सही है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गणितीय संरचना उल्लेख करता है। जो दोस्तों गणितीय संरचना होती है वह उल्लेख क्या करती है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता में, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता में, या गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता में। तो गणितीय संरचना का उल्लेख है, किस पर उल्लेख है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता में उल्लेख है। आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं को मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन का, प्रेक्षण का, या अध्यारोपण का। तो दोस्तों दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं को मापों की करने के लिए या मापों की तुलना करने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो वह होगा प्रेक्षण द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेक्षण द्वारा उपयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? अगर हमें ज्यामितीय क्रम विकसित करना हो तो कौन सा श्रेणी क्रम जो है सही होगा? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक, मानसिक चित्रण विश्लेषण, मानसिक चित्रण विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक। तो ये बात एक चीज समझ लीजिए, पहले अनौपचारिक आता है कि पहले औपचारिक आता है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। अगर ये दो चीज आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन का जवाब आपसे आ जाएगा। सभी लोग जानते हैं पहले औपचारिक तौर पर आएगा या पहले अनौपचारिक तौर पर आएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, औपचारिक तौर पर देखते हैं क्या सही आ जाएगी कि नहीं आएगा। फिर जब औपचारिक तौर पे नहीं आता तो फिर आपको कौन सा तरीका अंत में होता है? अनौपचारिक तरीका। तो अनौपचारिक तरीका जो है या अनौपचारिक निगमन जो है बाद में आएगा, यानी कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, फिर आपका आता है अनौपचारिक निगमन। तो डी ऑप्शन आई थिंक सही होना चाहिए। आप लोग भी अपना ओपिनियन फीडबैक बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए इनमें से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है? आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो ये बताइए मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझना हो उसके लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान जरूरी है? यानी अगर आपको बच्चों में दशमलव का निरूपण बताना हो एक संख्या का, तो आपको बच्चों में उसके पूर्व बताने से पहले जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। योग का जानकारी, व्यवकलन का, स्थानीय मान का, या गुणा का। तो सभी लोग जानते हैं दशमलव निरूपण बताना है तो दशमलव का संबंध किससे होता है दोस्तों? स्थानीय मान। यानी एक संख्या का दशमलव निरूपण समझना है तो उसके पहले पूर्व जानकारी का ज्ञान, स्थानीय मान का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? जो अंकगणित के चार मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वह होता है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग गुणा भिन्नों दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना, या योग, व्यवकलन, गुणा, भाग। तो अंकगणित की चार जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वह होता है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग होता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? अब खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो खुला अंत वाला प्रश्न कैसा है? तो खुला अंत वाला प्रश्न कैसा है कि कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। ये कैसा कहला जाएगा? खुला अंत वाला प्रश्न यह कहला जाएगा। ठीक है, कि कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो आप 9 गुणे 5 लिख सकते हैं, ना अपना 45, या 5 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहला जाएगा? खुला अंत वाले ये प्रश्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है
कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का कारण क्या है? आप लोग जब शिक्षक बनेंगे, मान लीजिए, ठीक है, अध्यापक बन गए और कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले जो सवाल होते हैं 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए चाहे 22 हो गया प्लस यहाँ पे 48 है, यहाँ पे हासिल जैसे 8 2 10 शून्य होता है, एक हासिल बनता है, 4 2 6 1 7 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो हासिल में उनको क्या होती, दिक्कत होती, कठिनाई का सामना करते हैं। तो इस समस्या का कारण क्या होगा कि गणित में रुचि का अभाव है, या अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समय का अभाव है आपका, या आपका शून्य के महत्व की समझ का अभाव है, या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया समझ का अभाव है। तो कक्षा 2 के विद्यार्थियों में जो हासिल वाले 2 अंकों की संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। यानी पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है कि पुनः उसे कैसे समूहीकरण, मतलब इकट्ठा करना कैसे। तो आपका डी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कह लें, शिक्षार्थी एक ही बात है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, या आपके परिणात्मक अवस्था में है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्या पर चारों आधारभूत संक्रियाएं पर संपन्न करने में समर्थ है दोस्तों, तो वह आपका कहला जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहला जाएगा? जब उसकी संक्रियाएं संपन्न हैं तो वह कहला जाएगा संक्रियात्मक अवस्था में है वो बच्चा। ठीक है, आई थिंक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न, और अंत में एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इनमें से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। तो देखिए, संख्या की समझ के बारे में पूछा गया है, तो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू पंक्तिबद्धता होगी, पंक्ति में लिखना, गणना करना, अंक लिखना। लेकिन संरक्षण जो है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण यहाँ नहीं गया, क्योंकि संख्या का संरक्षण चीजें ये आपको यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, तो महत्वपूर्ण पहलू नहीं है आपका संरक्षण। आई थिंक आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, या क्या दिया, विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या। यहाँ विषम नहीं, अब विषम होगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो ये है, हमें समझना चाहिए, पहले बात तो आप कथन जैसे पढ़ेंगे आप लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो सही होता है कि 2 विषम संख्याओं का एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है। कैसे? अगर मान लीजिए विषम संख्या है, 3 धन 5 कर लें, 5 3 होता है, 8 होता है, कोई एक सम संख्या कर दें, दो संख्याओं का एक सम संख्या का योग एक क्या होता है, हमेशा एक सम संख्या ही आएगी। चाहे कोई भी आप 2 विषम संख्याएं ले लीजिए, उसमें एक सम संख्या को जोड़ दीजिए, आपका जो योग आएगा वह एक सब संख्या ही आएगा। तो आपका आई थिंक सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बता सकते हैं। और 15वां प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्यामिति, प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों की गणित प्रतिभाओं का विकास करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपके दोस्तों मॉक क्वेश्चन है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या क्या आंसर आपके द्वारा मिलता है। प्राथमिक अवस्था में गणित संरचना में, गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति को, शिक्षण में कमियों को पहचानना, समान त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या विद्यार्थियों को ग्रेड और रैंक की स्थिति। तो प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में कौन अंतर्निहित है? 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और नेक्स्ट क्लास में हम इस मॉक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी फिर आपके 15 क्वेश्चन, क्योंकि कंप्लीट आपका जो पूरा सेशन है। और कंसेप्ट की क्लास जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जल्दी कंसेप्ट की भी शुरू करेंगे मैथ्स पेडागोजी के बाद। तो दोस्तों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, और अगली क्लास जो है उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।